Welcome students. The topic of our lecture is ergot disease of बाजरा. ergot disease of बाजरा. ergot disease जितने भी बाजरा ग्रोइंग एरियाज है, जहाँ भी बाजरा उगाया जाता है वहाँ पर ये रोग पाया जाता है। और भारत में जो है ये सदर्न रीजन में, दक्षिण भाग में जो है ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया। और उसके बाद में जो है ये जो है उसके बाद सारे भारत में या अभी वर्तमान में ये पाया जाता है। और इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो दाने होते हैं, बाली के दाने होते हैं, जो पेनिकल्स के दाने होते हैं, वो दाने स्क्लेरोशिया, पैथोजन का जो स्क्लेरोशिया होता है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह से दाने जो है रिड्यूस हो जाते हैं। और जो इस डिजीज़ में जो स्क्लेरोशिया बनते हैं, एक स्ट्रक्चर बनती है इसकी, वो स्क्लेरोशिया क्या होती है, उसमें कई तरह के एल्केलॉइड्स होते हैं और वो क्लेविन ग्रुप्स के एल्केलॉइड्स ऑफ क्लेविन ग्रुप्स, एग्रोक्लेविन, एलिमोक्लेविन, ये सब जो है एल्केलॉइड्स है। एग्रोक्लेविन, एलिमोक्लेविन्स, कैनोक्लेविन्स, पेनिक्लेविन्स, ये सारे जो है एल्केलॉइड्स उस स्क्लेरोशिया में पाए जाते हैं। और ये जो ह्यूमन बीइंग के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए हैजार्डस कंडीशन होते हैं, पॉइजनस होते हैं। और इसमें जो क्या होता है, अर्गेटिज्म जो है वो भी होता है, अर्गेटिज्म डिजीज़। और ये जो क्या होता है, वो क्या करता है कि ग्रेन के इंजेक्शन से, जैसे भी जो अर्गट स्क्लेरोशिया ग्रेन के साथ मिक्स हो और अगर वो दाने अगर जो है भोजन में चले जाएं तो क्या होता है कि अर्गेटिज्म हो जाता है। और इस डिजीज़ को हम सामान्य भाषा में या जो अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जो है चेपिया डिजीज़ एंड गूंदिया डिजीज़, गूंदिया रोग, चेपिया रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके हम सिम्टम्स देखते हैं, रोग के लक्षण देखते हैं। इस तरह से हमें ये जो रोगग्रस्त पौधा नज़र आता है, बाली नज़र आती है, यानी रोग के लक्षण जो है बालियों पर दिखाई देते हैं। कब? जब इसमें फ्लावरिंग होती है, पुष्पन के समय हमें दिखाई देते हैं। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले वाली जो बाली होती है, संक्रमित बाली स्पाइकलेट्स की, उस पर जो है एक छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में हमें जो है एक ऊज या एक तरल पदार्थ जो रिश्ता है, और वो जो है बाद में जो है स्क्लेरोशिया में कन्वर्ट होता है। इस तरह से ये स्क्लेरोशिया है, हमें इस तरह से नज़र आ रही है। तो ये कैसे बनती है कि सबसे पहले जो है विस्कस टर्बिड फ्लूइड एक तरल द्रव्य जो है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, ओजिंग आउट एज स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड फ्लोरेट्स ऑफ पेनिकल का जो इन्फेक्टेड फ्लोरेट्स है वहाँ से जो है इस तरह का लिक्विड निकलता है, फ्लूइड निकलता है। और ये फ्लूइड जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है। कार्बोहाइड्रेट रिच फ्लूइड्स कंटेन न्यूमरस क्वांटिटी ऑफ पैथोजन। तो इसमें बहुत सारे पैथोजन की क्वांटिटियाँ होते हैं। और ये स्टेज जो कहलाती है जिसमें ये विस्कस टर्बिड फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं हनी ड्यू स्टेज, मधु बिंदु अवस्था। और ये जो है अर्गट सिम्टम्स, मेन इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है इस डिजीज़ का, जो मुख्य लक्षण है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हनी ड्यू स्टेज में जो होती है वो शुरू में जो है इनिशियली क्या होती है, क्रीम और पिंक कलर्ड या फिर हल्की गुलाबी रंग की होती है। और बाद में जो ये फ्लूइड होता है वो डार्क ब्राउन या स्टिकी चिपचिपा हो जाता है और गहरा या भूरा रंग का हो जाता है और पूरे पेनिकल पर फैल जाता है। पूरे जो है पेनिकल के ऊपर फैल जाता है, जो बाली होती है उसके ऊपर पूरा फैल जाता है। और 10 से 15 दिन के बाद वो जो एक हनी ड्यू स्टेज होती है, हनी ड्यू इनिशिएशन जब होगा उसके 10 से 15 दिन के बाद हमें स्क्लेरोशिया नज़र आते हैं उसके इन्फेक्टेड फ्लोरेट्स में, कि जो इन्फेक्टेड फ्लोरेट्स होगा उसमें से स्क्लेरोशिया में नज़र आने लगेगी, डार्क रंग की, ब्राउन रंग की स्क्लेरोशिया नज़र आएगी दानों के बीच में से निकली हुई। और ये जो स्क्लेरोशिया जो कि दानों के बीच में से निकली हुई रहती है वो क्या होती है, ग्लूम के बीच में से निकली रहती है, वो हार्ड और डार्क ब्राउन रहती है। और सीड की तुलना में जो बीज बनते हैं उसमें उससे जो है बड़ी होती है और ये जो है एलोंगेटेड फॉर्म में होती है। तो इस तरह से जो है अर्गट डिजीज़ में जो है
पहले हनी ड्यू स्टेज और बाद में जो है वो हनी ड्यू स्टेज जो है अर्गट स्क्लेरोशिया में कन्वर्ट हो जाती है। और इसमें जो क्या होता है कि संक्रमित स्पाइकलेट्स थोड़ी सी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है, या समूह में पाई जाती है। और जो ओवरी या दाने जो होती है, दाने होते हैं, वो फिर आगे चल करके और स्क्लेरोशिया के रूप में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। और स्क्लेरोशिया जो है 0.5 to 1 सेंटीमीटर लंबे, यानी आधे से 1 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और 102 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं और वुडी नेचर के हो जाते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से जिसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है इस डिजीज़ का है, वो है हनी ड्यू स्टेज जो है लिक्विड फ्लूइड जो बनता है इसके अंदर, वो पूरे पेनिकल के ऊपर आ जाता है। वो इनिशियल स्टेज में पिंक कलर का, क्रीमी कलर का होता है और बाद में जो है डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। और ये आगे चल करके और इस तरह से जो है स्क्लेरोशिया में कन्वर्ट हो जाता है और स्क्लेरोशिया जो है दानों के बीच में से बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। ये एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है फंगस की। अब हम देखते हैं इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है। कॉजल ऑर्गेनिज्म अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा का क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस एस्कोमाइसिटीज क्लास का मेंबर, ऑर्डर स्पेरियल्स, क्लेविसिपेटेसी, जीनस क्लेविसेप्स एंड स्पीसीज फ्यूजिफॉर्मिस। ये हमें स्क्लेरोशिया नज़र आ रहे हैं, जो स्क्लेरोशिया बने हैं, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। और ये इसका जर्मिनेशन स्टेज कोनिडियोफोर और कोनिडियोफोर के ऊपर इस तरह से ये कोनिडिया, ये स्टेज जो है हनी ड्यू स्टेज में हमें नज़र आती है। अब हम देखते हैं इस पैथोजन के बारे में। हनी ड्यू प्रोड्यूस्ड ऑन द ईयर्स इन द कोनिडियल स्टेज, जब भी कोनिडियल स्टेज होगी तब जो है ये मधु बिंदु अवस्था बनेगी और इसके अंदर दो तरह की कोनिडिया बनते हैं क्लेविसेप्स के अंदर, मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया हम देखते हैं वो जो है हाइलिन, यूनिसेलुलर एंड फ्यूजिफॉर्मिस, फ्यूजिफॉर्मिस। और इसकी साइज़ देखें मैक्रोकोनिडिया 13 to 18 बाई 3 to 4 माइक्रोन मीटर, यानी लेंथ जो है 13 to 18 और इसकी विड्थ जो है 3 to 4 माइक्रोन मीटर। वहीं पर अगर माइक्रोकोनिडिया की बात करें तो ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, हाइलिन होते हैं, लेकिन ये जो है शेप में ग्लोब्यूलर होते हैं। और इसकी साइज़ हम देखें तो 2.5 to 10 बाई 1.2 to 4.8 माइक्रोन मीटर। इसकी लेंथ जो है 2.5 से to 10 माइक्रोन मीटर और विड्थ जो है 1.2 to 4.8 माइक्रोन मीटर। मैक्रोकोनिडिया प्रोड्यूस्ड 1 to 3 germ tube एंड माइक्रोकोनिडिया प्रोड्यूस्ड ओनली 1 germ tube आफ्टर जर्मिनेशन। इसमें जैसे ही जर्मिनेशन होगा तो मैक्रोकोनिडिया जो है वो 1 से 3 तक जनन नलिकाएं या जर्म ट्यूब रिलीज करेगा, बनाएगा। और माइक्रोकोनिडिया में केवल सामान्यतः जो है केवल एक ही जो है जर्म ट्यूब इसके अंदर बनती है। और अब जो कोनिडिया जर्मिनेशन करेगा वो कोनिडिया क्या करेगा, कोनिडिया आर इन्फेक्टिव एंड स्प्रेड डिजीज इन द फील्ड। ये कोनिडिया जो है संक्रमणकारी होते हैं और जो है फील्ड में डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। उसके बाद हम स्क्लेरोशिया की बात करें कि इस कोनिडियल स्टेज के बाद में जो है स्क्लेरोशिया स्टेज आती है और स्क्लेरोशिया का बाहरी भाग जो है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। और इसको हम अगर काट कर सेक्शन काट कर देखें तो जो है इसके बीच में जो वाइटिश जो है श्वेत रंग का हमें सेंटर में दिखाई देता है और ये जो है हाइफल स्ट्रैंड का बना होता है, कवक सूत्रों का बना होता है। और ये तकरीबन 1 महीने के बाद में जर्मिनेशन करता है, 1 महीने के बाद जर्मिनेशन करता है। तो हमने कहा था कि ये रेस्टिंग स्टेज होती है और जो एडवर्स कंडीशन के अंदर फंगस को सर्वाइव बनाए रखती है। अब जो स्क्लेरोशिया बनेंगे वो स्क्लेरोशिया क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर के और 1 से 3 फ्लैसी स्टाइप्स या छतरी का वृंत का जो है निर्माण करेंगे। और इस स्टाइप्स में जो है ग्लोब्यूलर स्ट्रोमेटा या पीठिकाएँ पाई जाती है इसके अंदर। और इसी स्ट्रोमेटा में पियर सेप्ट पेरिथीसिया पाई जाती है। तो क्या हुआ कि स्क्लेरोशिया जर्मिनेट हुआ, वहाँ से उसमें फ्लैशी स्टाइप्स बने उससे, और फ्लैशी स्टाइप्स में ग्लोब्यूलर स्ट्रोमेटा और इस स्ट्रोमेटा में पियर सेप्ट पेरिथीसिया
जो है वो बनते हैं। और अब हम पेरिथीसिया की बात करें, जो कि ये क्या है, एक इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, एस्कोकार्प। एस्कोमाइसीरीज में कई तरह के एस्कोकार्प पाई जाती है, जो है पेरिथीसिया, क्लिस्टोथीसिया, ठीक है, और ये जो है एपोथीसिया वगैरह। लेकिन क्लेविसेप्स में जो है पेरिथीसिया फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है। और अब इस पेरिथीसिया में बहुत सारे जो है एसाई का निर्माण होता है, एस्कस का निर्माण होता है, जो कि लंबे सिलेंड्रिकल हाइलिन, लंबे सिलेंड्रिकल और हाइलिन जो है एसाई बनते हैं। इस तरह के जो है हमें एसाई नजर आते हैं। और उस एसआई के अंदर फिर जो है ये एस्कोस्पोर, 8 एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। तो हम बात कर रहे थे पेरिथीसिया की। पेरिथीसिया में जो है बहुत सारे लंबे सिलेंड्रिकल हाइलिन एसआई का निर्माण होता है, और हर एसआई में जो है एस्कस में 8 एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। 8 एस्कोस्पोर, 8 एस्को बीजाणु बनते हैं। और ये एस्कोस्पोर जर्मिनेट होते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी कोनिडिया का निर्माण करते हैं फर्दर। और ये कोनिडिया जो है यहाँ से डिससेमिनेटेड होकर के और हेल्दी इन्फ्लोरेसेंस पर गिरते हैं, एयर के द्वारा, रेन के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। इनके द्वारा जो है वो हेल्दी इंसेक्ट के ऊपर गिरते हैं। तो ये जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। उसके बाद हम बात करते हैं डिजीज साइकिल, रोग चक्र। सबसे पहले हम देखते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज। यह एक मृदोड रोग है, और इसमें जो प्राथमिक संक्रमण होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, वो किससे होगा कि जो सॉइल में पड़े हुए स्क्लेरोशिया है, सॉइल में पड़े हुए स्क्लेरोशिया, जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम, जो निवेश द्रव्य है उसके प्राथमिक स्रोत हैं स्क्लेरोशिया, वो जो है खेतों में पड़े रहते हैं, उसके द्वारा इसके अंदर प्राथमिक संक्रमण होता है। और कई केसेस में जो है कोनिडिया, जो कि अर्गट इन्फेक्टेड कोलेटरल होस्ट है, जो कोलेटरल संपार्श्विक परपोषी है, और जिस पर जो है अर्गट डिजीज होती है, उनके कोनिडिया के द्वारा भी जो है प्राथमिक संक्रमण होता है। तो वो कोलेटरल होस्ट जो है स्क्लेरोशिया के साथ साथ ये भी एक प्राइमरी इनोकुलम के रूप में कार्य करते हैं, उसके सोर्स के रूप में कार्य करते हैं। और अब स्क्लेरोशिया जर्मिनेट होगी और उसके अंदर स्ट्रोमा बनेगा। स्ट्रोमा से जो है बाद में फिर अल्टीमेटली एस्कोस्पोर बनेंगे, और ये एस्कोस्पोर, ये एस्को बीजाणु जो है यहाँ से रिलीज होंगे पेरिथीसिया से, ऑस्टियोल से। उसके बाद में जो है एयर करंट के द्वारा वो आगे चल करके और सेकेंडरी इन्फेक्शन करेंगे। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो एस्कोस्पोर बनेंगे, और उस एस्कोस्पोर के द्वारा सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। और ये जो है यहाँ से स्पोर रिलीज हुए, वो जो है फिर ओवरी तक इन्फेक्शन पहुँचेगा, और वो फिर आगे चल करके और हनी ड्यू स्टेज का निर्माण करेगा, हनी ड्यू स्टेज का निर्माण करेगा। तो इस तरह से ये एक सॉइल बॉर्न डिजीज, जिसमें जो है कि सॉइल में पड़े हुए स्क्लेरोशिया या फिर जो कोनिडिया होते हैं उनके द्वारा होता है। और अब हम बात करते हैं कंट्रोल मेजर, रोकथाम के उपाय। इस डिजीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस जनरली रिड्यूस द प्राइमरी इनोकुलम लोड इन द सॉइल एंड डिले द डिजीज डेवलपमेंट। डिले द डिजीज डेवलपमेंट कि डिजीज डेवलपमेंट में जो है उसको विलंबित करना, या फिर उसके प्राइमरी इनोकुलम का जो भी सोर्स है उस सोर्स को रिड्यूस करना। तो ये सब हम कल्चरल प्रैक्टिस के द्वारा जो है कर सकते हैं। उसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं। डीप प्लगिंग, गहरी जुताई जो है उसके द्वारा भी जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्क्लेरोशिया काफ़ी गहराई में दब जाते हैं और वो जो है इनोकुलम के रूप में फिर वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा हम जो सोविंग डेट्स है, जो जुताई का समय है, उसको एडजस्टमेंट करके भी हम उसको जो है डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और बैलेंस्ड सॉइल फर्टिलाइजर, जो उर्वरक है, मृदा उर्वरक है, उसको बैलेंस्ड करके हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा
यूज़ ऑफ क्लीन सीड, स्क्लेरोसिया फ्री सीड, कि स्क्लेरोसिया रहित बीज को उगाने से, स्वच्छ बीजों को उगाने से हम इस प्राइमरी इनोकुलम को रिड्यूस कर सकते हैं और डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा हाइपर पैरासिटिज्म, हमने हाइपर पैरासिटिज्म पढ़ा था प्लांट पैथोलॉजी के जनरल कंसेप्ट में, तब पढ़ा था कि कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है अपने केमिकल्स के द्वारा, अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा, उसको हम कहते हैं हाइपर पैरासिटिज्म, अति परात्परजीविता कह सकते हैं इसको, परात्परजीविता। और जैसे फ्यूजेरियम सैम्ब्यूसिनम्स और फ्यूजेरियम सेमिटेस, ये जो स्पीसीज़ है, ये जो है फंगस, इस जो है क्लेविसेप्स फंगस की ग्रोथ को रोक देता है, उसके स्क्लेरोसिया को रोक देता है। तो इसके द्वारा भी जो है इस फंगस को कंट्रोल करके और डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम केमिकल्स जीराम और डाइथेन जेड, इसके स्प्रे के द्वारा, इसके ट्रीटमेंट के द्वारा भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज़ को। और रेजिस्टेंट वेराइटीज़ RH1 MP31, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्म है। इस किस्म को उगाने से जो है इस रोग पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये हमारा जो है अर्गट डिजीज़ ऑफ बाजरा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।